Good evening students and welcome to my channel. So in the last two videos we have discussed, first is the personal details of the patient in history taking, second was how to write chief complaints, and now the third is history of present illness. So first of all we will define that what exactly is history of present illness. So whatever the illness we have written in the chief complaints, so we have written in the chief complaints pain abdomen for the 6 month, 6 महीने से पेशेंट के पेट में दर्द हो रहा है. सेकेंड वॉज नोजिया एंड वॉमिटिंग 3 months, 3 महीने से नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है और 1 महीने से पेशेंट के एब्डोमेन में एक लंप उसको फील हो रहा है. सो दीज वर द 3 complaints that patient has told to us. Now how we have to proceed? So first is we have to ask from the patient from point A, that was the onset of the disease or the problem of the patient, and the point B when the patient has reached to you. So what is the journey between the पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, वो सारे इंसिडेंट्स जो पॉइंट ए और बी के बीच में जब उसकी प्रॉब्लम शुरू हुई और वो जब आपके पास आज आया है, तो इस बीच में उसका जो पेट में दर्द था वो कैसे प्रोग्रेस हुआ, क्या क्या उसके लिए उसने दवाइयाँ ली और आज क्या स्टेट है, और जब उसका दर्द शुरू हुआ था तब क्या स्टेट था. तो ये चीज़ें हम जैसे उसी तरह से नोज़िया वॉमिटिंग, अब नोज़िया वॉमिटिंग शुरू कब हुआ, 3 महीने पीछे एग्जैक्ट जो अगर डेट बता सकता है इट इज़ वेल एंड गुड. डेट नहीं बता सकता तो अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने हम लेके चलते हैं. तो वी कैन ऑल्सो काउंट द मंथ. सपोज़ वो कहता है कि मेरे को अक्टूबर में प्रॉब्लम शुरू हुई, तो वी कैन मिड अक्टूबर तो बता ही सकता है, या इनिशियल डेज ऑफ द अक्टूबर या एंड ऑफ द अक्टूबर. तो इतना जितना भी जो पेशेंट एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो दे सकता है वो हमने पेशेंट से कलेक्ट करनी है. सो उसी तरह से लंप जो है पेशेंट ने बताया वो भी हो सकता है कि वो कह रहा है कि 1 महीने से, तो 1 महीना हमारे कुछ सपोज़ अभी दिसंबर चल रहा है, आज 15 तारीख का है, तो हम ये पूछ सकते हैं कि नवंबर में फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर शुरू हुआ या सेकंड हाफ हुआ, तो एक अप्रॉक्सीमेट हमारे को आइडिया लग जाएगी कि कब उसकी प्रॉब्लम शुरू हुई. सो मेन जो हमारा कंसर्न है कि हमने पूरी हिस्ट्री डिटेल में लेनी है कि पेशेंट का वो जो दर्द जो पेट में शुरू हुआ वो किस वक्त शुरू हुआ, उसकी इंटेंसिटी क्या थी दर्द की, और वो कितना पेशेंट को परेशान कर रहा था कि पेशेंट मजबूर हो गया ट्रीटमेंट लेने के लिए. सो इसी तरह से अब 6 महीने का ड्यूरेशन है, ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट कंटिन्यूसली 6 महीने एक ही इंटेंसिटी का पेन रहा हो. 6 महीने तक पेशेंट ने कोई दवाई भी ना ली हो, दवाई ली हो तो हो सकता है कि उसका असर आया हो ना आया हो. पेशेंट बीच में 10-12 दिन सिम्टम फ्री भी रहा हो. तो यही सारी डिटेल हमने पेशेंट से पूछनी है कि उसका पेन जो शुरू हुआ वो किस वक्त शुरू हुआ, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, वो खाना खा रहा था, वो क्या कर रहा था उस वक्त. कई बार क्या होता है कि पेशेंट कुछ काम कर रहा होता है, कुछ हैवी लिफ्टिंग कर रहा होता है, तो उसकी वजह से स्प्रेन हो सकता है कि कोई मस्कुलर टीयर या इस तरह की प्रॉब्लम हो, उस वजह से भी पेन हो सकता है, या पेशेंट को चोट लगी हो उस वजह से भी पेन हो सकता है. पेशेंट को और कोई इंटरनल प्रॉब्लम चल रही हो, एसिडिटी हो, परफोरेशन हो जाए, कुछ भी हो सकता है जिस वजह से पेशेंट को परफोरेशन में तो 6 महीने पेशेंट ज़िंदा नहीं रहेगा, लेकिन एसिडिटी पेशेंट को हो रही है, उसका ऑल ऑफ अ सडन डाइटरी प्लान चेंज हुआ, कुछ उसने ऐसा खाना शुरू कर दिया जिसकी उसकी एसिडिटी बढ़ गई. अभी जब पेशेंट को पेन हुआ तो आपने ये ज़रूर पूछना है कि एट व्हाट टाइम द पेन स्टार्टेड, वन थिंग, पेन की इंटेंसिटी क्या थी, एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी, एंड हाउ द सिविरिटी ऑफ द पेन वॉज. हो गया, ये 3 चीज़ें हो गई. अब एसोसिएटेड फीचर्स विद द पेन, तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो अगर कहीं भी शरीर के अंदर आपको कोई दर्द हो रहा है किसी तरह का, तो उसका एक ओरिजिन ज़रूर होगा. जस्ट लाइक अर्थक्वेक में हम मेजर करते हैं कि इतने विक्टर का अर्थक्वेक आया, उसका एपिसेंटर नेपाल था, काठमांडू था, या कहीं भी था, या इंडिया के अंदर बॉम्बे, चेन्नई, कहीं भी हो सकता है.
उसी तरह से जब पेट के अंदर कभी भी या किसी शरीर के किसी भी अंग में जब हमारा दर्द शुरू होता है तो कहीं ना कहीं से उसका ओरिजिन ज़रूर होता है। तो जो अगर हम एक हमारे को रफ एनाटमी जो अगर हमारे को बॉडी की, सपोज एब्डोमेन है, पेट है, पेट के अंदर पेशेंट को दर्द हो रहा है तो हमारे को एक रफ आइडिया होना चाहिए कि जो अगर वो राइट अपर एब्डोमेन बता रहा है तो यहाँ ये ऑर्गन हो सकते हैं, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पीछे आपका किडनी हो गया, ड्यूडेनम हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो ऑर्गन्स हैं वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जो अगर वही सपोज पेशेंट को लेफ़्ट साइड में प्रॉब्लम हो रही है तो लेफ़्ट साइड में क्या है, लेफ़्ट किडनी है, आपका स्टमक है, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन हो सकता है, पीछे चले जाएं तो क्या कहते हैं, स्प्लिनिक फ्लेक्चर होगा, मतलब कि लार्ज गट का एक पार्ट होगा जो नीचे आकर डिसेंड हो जाता है लेफ़्ट साइड में। तो इसी तरह से जो अगर हम नीचे वाले एरिया में जाएं तो वहाँ आपका गॉल ब्लैडर हो गया, फीमेल के अंदर यूट्रस हो गया, आपका फेलोपियन ट्यूब हो गया, ओवरीज हो गई। राइट साइड में हम जाएं तो राइट यूरेटर हो गया, अपेंडिक्स हो गया इन फीमेल्स, राइट ओवरी हो गया। उस हिसाब से लेफ़्ट साइड में। सो जब तक आपको एक रफ एनाटमी बॉडी की नहीं पता होगी तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, आपको सोचना मुश्किल हो जाएगा कि पेशेंट को यहाँ दर्द हो रहा है तो उसका ओरिजिन कहाँ से हो सकता है। अब रही सिग्निफिकेंस की बात, ये ओरिजिन हमारे को पूछना क्यों है, पता क्यों करना है, पूछना नहीं, पता क्यों करना है। तो अब सपोज पेशेंट ने कहा कि मेरे को राइट अपर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, राइट अपर साइड में, तो क्या क्या ऑर्गन हो सकते हैं, गॉल ब्लैडर हो सकता है, लीवर हो सकता है, पीछे जाएं तो हेपेटिक फ्लेक्चर मतलब कि पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन जो लीवर के पीछे है वो हो सकता है, ठीक है। और थोड़ा सा पीछे जाएं तो किडनीज हो सकती हैं। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं, ड्यूडेनम का पार्ट हो सकता है जो राइट साइड में पेन कर सकता है। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये राइट अपर एब्डोमेन में कॉमनली पेन प्रोड्यूस करेंगे। हालांकि कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये पेन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे भी हो सकता है। सिमिलरली लेफ़्ट साइड का पेन, स्प्लीन हो सकता है, स्प्लीनिक फ्लेक्चर हो गया, पार्ट ऑफ लीवर हो गया, स्टमक हो गया, लेफ़्ट किडनी हो गया, लेफ़्ट अपर यूरेटर हो गया। तो इसी तरह से जो अगर आपको पता है कि ये ऑर्गन इस एरिया में हैं और ये दर्द कर सकते हैं, तो जब मैंने अभी आपसे ये बोला था कि एसोसिएटेड फीचर्स, सपोज़ पेशेंट आपको बोलता है कि उसको राइट अपर एब्डोमेन में दर्द हो रहा है, तो अब राइट अपर एब्डोमेन में आपका लीवर भी हो सकता है, गॉल ब्लैडर भी हो सकता है। तो ये दो स्ट्रक्चर कॉमन स्ट्रक्चर हैं जो राइट अपर एब्डोमेन में पेन प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो अगर एपिगैस्ट्रियम में अपर मिड एब्डोमेन में हो रहा है तो वो एसिडिटी की वजह से हो सकता है, पेनक्रियाटाइटिस की वजह से हो सकता है। और दोनों तरफ के ऑर्गन ले लिए जाएं, लीवर भी हो सकता है, आपका गॉल ब्लैडर भी हो सकता है, ड्यूडेनम भी हो सकता है, लेफ़्ट साइड में स्टमक हो गया, तो वो भी कई बार मिड एब्डोमेन एपिगैस्ट्रियम में पेन कर सकता है, जो कि एक एसिडिटी का एक फीचर है। तो ये हमारे को पता करना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से ऑर्गन हैं जो इस तरह की दर्द कर सकते हैं। सपोज़ आपने सोचा कि हो सकता है कि जो पेशेंट को जो दर्द हो रहा है वो गॉल ब्लैडर की वजह से हो रहा है, तो अब आप गॉल ब्लैडर से रिलेटेड आपके दिमाग में आएगा कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, एक्यूट इन्फेक्शन हो सकता है, और एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस जो इन्फेक्शन को जो हम बोलते हैं वो हो सकता है। अब एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का जो अगर हमारे को रीज़न पता है कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन की वजह से हो सकता है, क्रॉनिक अल्कोहल इंटेक की वजह से हो सकता है, पेनक्रियाटाइटिस की वजह से हो सकता है, सीबीडी के अंदर स्टोन हो उसकी वजह से हो सकता है। तो कई सारी प्रॉब्लम है, तो हमारे को एक के बाद एक रूल आउट करनी है। हम एक गॉल ब्लैडर लेके चलते हैं, उसी के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। सपोज़ पेशेंट को एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हम लेके चलते कि स्टोन है, कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस, कि जो उसको प्रॉब्लम कोलिसिस्टाइटिस हो रही है, गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो अब इन्फेक्शन होगा, कहीं भी किस तरह की प्रॉब्लम होगी तो पेशेंट को पेन होगा, किसी को भी पेन होगा, इन्फ्लेमेशन कहीं भी होगी तो पेशेंट को जो पेन होगा तो वो राइट अपर एब्डोमेन में होगा। और कई बार ये वाला पेन बैक में भी जा सकता है, जो अगर वो आपका डायफ्राम को जो अगर नीचे से इरिटेट कर रहा है तो आपके राइट कंधे में भी वो दर्द जा सकता है।
ये एक हॉलो विस्कस है, जो अगर उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा तो हो सकता है कि पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग भी हो। ये तो एक प्रॉब्लम हो गई कि पेशेंट को आज उसको पेन हो, ऐसा नहीं कि स्टोन भी आज ही बने हो सकता है कि पेशेंट को स्टोन 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से हो। कई बार पेशेंट्स को पता भी होता है कि उसको 1-2 साल पहले डिटेक्ट हुए थे गॉल ब्लैडर में स्टोन, लेकिन उसने सर्जरी नहीं करवाई। ऑफ एंड ऑन हल्का फुल्का पेन होता है, कोई दवाई ले लेते हैं, वो आराम पड़ जाता है। तो अब आपने रिट्रोस्पेक्टिवली जाके पेशेंट से पूछना है कि मतलब कि जो आपने पढ़ा हुआ है कि गॉल ब्लैडर में जो अगर स्टोन है तो किस तरह के सिम्टम हो सकते हैं। पेशेंट बताएगा कि आपको उसको 1 साल से जब भी वो 1 या 2 रोटी खाता तो एकदम ऐसे अफारा सा लगता है कि जैसे पेट भर गया हो, खट्टी डकारें आती हैं उसको। तो इस तरह की दिक्कत, मतलब कि एक पेशेंट जो बोलेगा इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, हल्का सा कुछ भी खाता है तो एकदम 1 चपाती खाई, 2 चपाती खाई, उसको ऐसे लगता है कि पेट बहुत भर गया, पेट फूल गया, खट्टी डकार आती हैं उसको। और दूसरा, उसको लगता है कि उसका खाना पच नहीं रहा है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम उसको हो रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम गॉल ब्लैडर के अंदर जो अगर स्टोन है तो इस तरह की दिक्कत पेशेंट को हो सकती है। एसिडिटी हो सकती है, पेशेंट को कुछ भी खाता है हल्का सा, और ख़ासकर फैटी चीज़ें खाने के लिए, क्योंकि बाइल जो हमारा है वो फैट को डाइजेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है, साथ में जो हमारे एंजाइम्स वहाँ से पेनक्रियास से प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से जो अगर हम पता करेंगे तो जब पेशेंट ने ऐसा कहा तो एक हमारा डाउट जाता हो सकता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो। अगर पेशेंट आपके पास एक्यूट स्टेज में आया है तो वह एग्जामिनेशन में आपको पता चल जाएगा, अल्ट्रासाउंड में पता चल जाए। तो आपने अब ये पेशेंट को, आपको थोड़ा सा आइडिया लगा हो सकता है कि इसको गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो सकते हैं, तो आपने वो हिस्ट्री 6 महीने की हिस्ट्री पूरी की पूरी लेनी है। पेशेंट को दर्द कैसे हुआ, कितने दिन रहा, कितने दिन बाद पेशेंट ने जो कि ट्रीटमेंट लिया तो कितने दिन उसने घर पे इलाज किया, घर पे इलाज किया तो क्या क्या उसने इलाज किया, उसके बाद जब ट्रीटमेंट मिला तो ट्रीटमेंट से उसको कितना आराम मिला, अब ट्रीटमेंट से आराम मिला तो वो आराम उसको कितने दिन तक रहा, उसके बाद दोबारा दर्द हुआ तो उसकी इंटेंसिटी क्या थी, उसके बाद उसने ट्रीटमेंट लिया तो कितने दिन के लिए लिया। एक तो ये सारी चीज़ें दर्द रिलेटेड हो गई। अभी हमने डिस्कस किया कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है, जो अगर बड़ा स्टोन होगा तो वो गॉल ब्लैडर की एग्जिट जो ओपनिंग है, सिस्टिक डक्ट जिसे हम बोलते हैं, वहाँ से निकल नहीं सकता। जो अगर छोटे छोटे स्टोन है, हो सकता है कि छोटे स्टोन सिस्टिक डक्ट से लेके कॉमन बाइल डक्ट में आए और साथ में नीचे जाके स्टक हो जाएं। तो ऐसे में गॉल ब्लैडर के जो स्टोन, जो सीबीडी के जो स्टोन जो नीचे आके फंस गए हैं, तो वो पेनक्रियाटाइटिस कर सकते हैं, वो जॉन्डिस कर सकते हैं। तो पेनक्रियाटाइटिस का सीवियर पेन होगा एपिगैस्ट्रियम में, जो बैक में रेडिएट करेगा। पेशेंट को पता भी हो सकता है कि उसको स्टोन रहे हो, तो आपको एक डाउट हो सकता है कि इस तरह का सीवियर पेन पेशेंट को हो रहा है, जो माइनर एनाल्जेसिक से कोई रिलीफ नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि पेनक्रियाटाइटिस हो। एक चीज़। दूसरा, जब स्टोन नीचे जाके फंस सकते हैं तो बाइल में ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे। जब वो बाइल में ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे तो बाइल जो है, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द ड्यूडेनम, वो बैक फ्लो मारेगा, सर्कुलेशन में वापस जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, पेशेंट को जॉन्डिस हो जाएगा। जो हमारे स्टूल का कलर है, जो हमारे फिशेस का कलर है, दैट इज़ ब्राउनिश और येलोइश कलर जो है, दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ बाइल सॉल्ट्स। अब बाइल सॉल्ट्स का रास्ता तो बंद हो गया, बाइल सॉल्ट्स तो नीचे जा ही नहीं रहे हैं, तो स्टूल का कलर कैसा हो जाएगा, वाइटिश हो जाएगा, बहुत लाइट हो जाएगा। तो इस तरह की जो अगर हिस्ट्री आप पता करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपको जो पेशेंट है उसके बाइल डक्ट के अंदर स्टोन हो सकते हैं जो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं। जब बाइल बॉडी के अंदर एक लेवल से ज़्यादा होने लगेगा तो आँखों में पीलापन आपको दिखने लग जाएगा, चेहरे का पीलापन दिखने लग जाएगा, स्टूल वाइट कलर के हो जाएंगे। पेशेंट बोलेगा कि उसके शरीर में, स्किन में काफ़ी इचिंग होती है, जो खुजा खुजा के कई बार जख्म भी हो जाते हैं। तो इस तरह की दिक्कत पेशेंट को हो सकती है। तो ऐसे आपने एक सीक्वेंस बना के इवेंट्स को एक पॉइंट टू पॉइंट आपने कनेक्टिंग द डॉट्स जो जिसे हम बोलते हैं, कि आपने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए, फिर एक आपने स्टोरी तैयार करी कि इस तरह से ये प्रॉब्लम शुरू हुई, ये ऐसे 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 होती, नाउ द पेशेंट हैज़ एट दिस स्टेज। उसी हिसाब से अब आपने सोचा कि आपको एक ही प्रॉब्लम लगी कि लीवर के अंदर हो सकता, सॉरी गॉल ब्लैडर के अंदर प्रॉब्लम थी। सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैन अक्कर इन केस ऑफ हेपेटाइटिस ऑल्सो, पर हेपेटाइटिस के अंदर स्टूल वाइट नहीं होंगे और भी प्रॉब्लम, तो हेपेटाइटिस के अंदर भी इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने ये डिटेक्ट करना है कि हेपेटाइटिस
ए है या हेपेटाइटिस बी और सी की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं। अब वो आप कैसे पता करेंगे? पेशेंट की हिस्ट्री होगी कि बाहर कहीं खाना खाया, कहीं मेले में खाना खाया, कहीं गैदरिंग में खाना खाया, उसके 2-3 दिन के बाद उसको नोज़िया वॉमिटिंग शुरू हुआ, पीलिया शुरू हो गया, पेट में दर्द शुरू हो गया, इस तरह की दिक्कत हुई। दूसरा हिस्ट्री हो सकती है कि पेशेंट का हिस्ट्री हो सकती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, कि सेक्सुअल एक्टिविटी किसी के साथ ऐसी रही हो जहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अनसेफ सेक्स रहा हो। तो ऐसे में एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो हेपेटाइटिस बी या सी से प्रॉब्लम उसको हो रही हो। तो ये हिस्ट्री पूछना बहुत ज़रूरी है, और हिस्ट्री हमारे को एक गाइड करेगी कि आगे हमने पेशेंट को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, क्या और इन्वेस्टिगेशन करने हैं जो ये कंफर्म कर सकें कि जो हम तकलीफ़ सोच रहे हैं पेशेंट सफ़र कर रहा है एग्जैक्टली वही है कि नहीं है। जब तक हम एग्जैक्ट प्रॉब्लम पर नहीं पहुंचेंगे तो हम ट्रीटमेंट पेशेंट का नहीं दे सकते। सिमिलरली अब आया 3 महीने बाद उसको नोज़िया वॉमिटिंग शुरू हो गया। अब नोज़िया वॉमिटिंग शुरू हुआ तो उसकी भी हमने डिटेल हिस्ट्री लेनी है कि कैसे नोज़िया वॉमिटिंग शुरू हुआ, किस वक्त हुआ, एट दैट टाइम पेन वॉज देयर और नॉट, खाना खाने के बाद नोज़िया हुआ, वॉमिटिंग हुआ, तो वो नोज़िया वॉमिटिंग कितने दिन रहा, पेशेंट ने उसके लिए ट्रीटमेंट लिया या नहीं लिया। जब पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है तो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ज़रूर पूछना है कि जब वो उल्टी कर लेता है तो पेन जो उसको पेट में जो दर्द हो रहा है उसमें आराम मिलता है कि नहीं मिलता, एक चीज़। दूसरा ये है कि उल्टी पेशेंट को किस वक्त होती है। स्पेसिफिकली कई पेशेंट के अंदर जिसके अंदर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होती है, क्रॉनिक एसिडिटी की वजह से गैस्ट्रिक आउटलेट कई बार नैरो हो जाता है, तो पेशेंट एक टिपिकल हिस्ट्री आपको देगा कि सारा दिन वो खाना खाता है, ठीक से खाना खाता है, भूख भी ठीक ठाक सी लगती है। इवनिंग के टाइम में जब वो डिनर करता है तो उसको डिस्कम्फर्ट शुरू होने लगता है, उसको ब्लोटिंग होती है, और जब उसको सारा कुछ होने के बाद जब एक बार उसको वॉमिटिंग होती है तो उसके बाद उसको काफ़ी रिलीफ मिलता है। अगर यही इवेंट 15-20 दिन से चल रहा है तो हो सकता है कि पेशेंट आपको इतना वीक ना लगे। जो अगर यही इवेंट काफ़ी टाइम से चल रहा है, महीने, 2 महीने, 3 महीने से, तो पेशेंट आपको मेल नरिश से लगेगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज उसके अंदर लगेंगे, बिकॉज जो भी खाना वो खा रहा है उसको वो लग नहीं रहा, खाना तो शाम को बाहर ही निकल जाता है। तो इस तरह से आपने हर डॉट को कनेक्ट करना है और एक आपने डायग्नोसिस पे पहुंचना है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस हाउ टू define, how to ask specific questions from the patient to reach to a diagnosis. So we will construct a one history based on the some clinical symptoms, signs and investigation. Then we will reach to a one diagnosis, and on the basis of that we will start the treatment. So see you in the next video. Goodbye. Thank you very much.